आज की ये कहानी एक 58 साल की महिला की कहानी। एक महिला जिसका नाम भानुमति ठक्कर है। भानुमति ठक्कर मुंबई के सियोन इलाके में रहा करती थी। इस इलाके में एक अपार्टमेंट है, वृंदावन अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर भानुमति अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। लेकिन इसकी फैमिली में जो इसके हस्बैंड थे कृष्णालाल, वो अक्सर अपने व्यापार के चक्कर में दुबई रहा करते थे। इनका कारोबार सोने का था, एक गोल्ड बिजनेसमैन थे। व्यापार के चक्कर में ये अक्सर काफ़ी दिनों तक दुबई में रहा करते। इनका एक बेटा भी था जो कि अपनी हायर स्टडी के लिए पुणे में रहा करता था। इस घर में एक मेड काम किया करती थी जिसका नाम माया था, माया पवार। इस घर में अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक तारीख आती है 14 अक्टूबर 1997। ये वो तारीख थी जब माया अपने काम के लिए इस घर में आती और दरवाजे को नॉक करती। काफ़ी देर तक दरवाजे को नॉक करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुलता। माया काफ़ी घबरा जाती। वो वहाँ पर लगी खिड़कियों से झांकने की कोशिश करती, लेकिन सारी खिड़कियाँ बंद होती, तो वो काफ़ी घबरा जाती। जिसके बाद वो शोर मचाती और शोर सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास के लोग भी उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद जब वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो उनमें से एक पड़ोसी ने फ़ौरन 100 नंबर पर कॉल कर दिया। पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस की एक टीम फौरन वहां पर पहुंचती है और पड़ोसियों और माया की मौजूदगी में उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजों को तोड़ने के बाद जब पुलिस की टीम अंदर जाती है तो उन्हें काफ़ी बदबू महसूस होती है। वो अंदर किचन की तरफ जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि किचन में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जो कि एक बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र लगभग वही 58 साल है। पुलिस वाले जैसे ही उस बॉडी को देखते हैं, पड़ोस के लोगों और माया से पहचान करवाया जाता है। तो पहचान में ये पता चलता है कि ये किसी और की लाश नहीं बल्कि इसी घर में रहने वाली भानुमति की है। पुलिस जैसे ही इस लाश की पहचान होती है, पुलिस उस बॉडी की शुरुआती तफ्तीश करती, तो पता ये चलता है कि इस बॉडी में लगभग कई चाकुओं के वार किए गए हैं, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो जाती है। पुलिस इस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद उस घर में शुरुआती तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश के दौरान घर को देखने से पता चलता है कि इस घर में लूटपाट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उस घर में जितने भी लॉकर्स थे वो सारे लॉकर्स टूटे पड़े थे और उसमें से जितने भी जेवरात और कैश थे वो सारे गायब हैं। फौरन उनके बेटे को इत्तला दी जाती है। बेटा पुणे से अपने घर आता है और उसके बाद उसके शौहर को भी बताया जाता है। जो उसका हस्बैंड था वो भी दुबई से वापस घर आता है और इसके बाद अब इस केस की आगे की जाँच शुरू होती है। केस की आगे की जाँच शुरू करने के लिए पुलिस जो उस घर में मेड थी उससे पूछताछ करती है। तो पता ये चलता है कि जो मेड माया थी वो असल में 2 दिन बाद इस घर में काम करने के लिए आई थी। 2 दिन की वो अपनी मालकिन से छुट्टी ली हुई थी। पुलिस छुट्टी की वजह पूछती है तो वो एक लॉजिकल वजह भी बताती है, जिसके बाद अब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। पड़ोसियों ने कोई भी ऐसी गवाही या कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं था पड़ोसियों में कि कोई गवाही दे कि इस घर में कौन दाखिल हुआ कौन निकला। ऐसी कोई जानकारी पड़ोसियों के द्वारा मिल सकती थी। काफ़ी तफ्तीश के बाद लगभग महीनों गुजर जाते हैं। इस केस में कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ता। कातिल कौन था, लुटेरे कौन थे, ये सारी जानकारी पुलिस के पास अभी तक नहीं पहुंच सकी थी। पुलिस ने जितने भी आसपास में एक्टिव ऐसी गैंग थी जो कि लूटपाट के मामले को अंजाम देती, उन गैंग में पूछताछ करवाती, अपने मुखबिरों को छोड़ती, लेकिन इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगती। पुलिस काफ़ी लाचार हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है, लगभग साल भर गुजर जाते हैं। अब साल 1998 आ जाता है। साल 1998 पुलिस की टीम अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर करती है। अदालत भी इस क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लेती है, क्योंकि इस केस में कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा था जिसकी वजह से कातिल की पहचान की जा सके। क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। इसी बीच वक्त गुजरते गुजरते साल 2013 आ जाता है, यानी टोटल 16 साल गुजर चुके थे। 16 साल गुजरने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की 4 टीम का एक कांस्टेबल, जिसे छुट्टी मिलती है, वो अपनी छुट्टी को बिताने के लिए अपने गांव जाता है। महाराष्ट्र में ये एक गांव जिसका नाम रायगढ़, वो अपने गांव रायगढ़ जाता है। रायगढ़ में जाने के बाद वो लोगों से मिलता जुलता है। इसी बीच एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है। एक व्यक्ति इस कांस्टेबल से मिलने के लिए आता है। अब वो इस कांस्टेबल से कहता है कि साहब, कुछ साल पहले एक महिला का मर्डर हुआ था और वो महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि तानाजी और शंभाजी हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए ताकि हमारा गांव बच जाए।
पुलिस का कांस्टेबल पहले इसे सीरियस नहीं लेता है, लेकिन जब वो सीरियस होकर ये बात कहता है तो कांस्टेबल भी थोड़ा चौंकता है। उसकी वजह ये होती है कि ये उन कातिल को पकड़वाने के लिए साथ साथ अपने गांव को बचाने की भी बात कर रहा था। वो कहता है, साहब इन कातिलों को पकड़ लीजिए, हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, हमारे गांव में इस तरीके की मुसीबत आ रही। पुलिस का कांस्टेबल सुनता है, लेकिन वो इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। वो वापस फिर अपनी ड्यूटी पर आ जाता है और ड्यूटी के दौरान अपने सीनियर ऑफिसर से वो इस वाक्य को डिस्कस करता है। सीनियर ऑफिसर इस बात को सुनने के बाद इस मामले को सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करो, तुम उस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात करो और दोबारा मुलाकात करने के बाद इस केस का सारा मामला तफसील से पता करके हमें बताओ। वो ऑफिसर भी ये सोचता है कि उसी का गांव है, इसी बहाने वो घूम लेगा। वो अपने आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक अपने गांव वापस आता है और वापस गांव आने के बाद फिर उस व्यक्ति से दोबारा से मुलाकात करता है और दोबारा मुलाकात करने के बाद फिर इसके पीछे की पूरी कहानी सुनना चाहता है। वो कहता है कि बताओ आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि मुझे इस कत्ल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो महिला कौन है, कहाँ रहती थी, किस जगह पर यह मामला हुआ, ये सारी चीज़ें तो उसे नहीं पता, लेकिन ये कत्ल असल में हुआ मुंबई में ही है और इसके कातिल तानाजी और शंभाजी हैं। और इसके पीछे जो गांव को बचाने की बात है वो ये है, कुछ साल पहले मैं अपने गांव आया और गांव आने के बाद फिर मेरी मुलाकात शंभाजी से होती है। शंभाजी से मुलाकात होती है तो वो बताता है कि जो तानाजी है वो काफ़ी परेशान है। वो इस तरीके की बात बताता है कि वो काफ़ी डरा है, सहमा है और वो कुछ ऐसी बात बताता है जिससे मुझे इस बात पे शक होता है कि शायद उसने उस महिला का कत्ल कर दिया। और गांव को बचाने की बात ये थी कि असल में उसके बाद से ही जब से मैंने गांव में जब आया तो देखा कि मेरे गांव में एक मूर्ति लगी है और इस मूर्ति के लगने के बाद ही मेरे गांव में एक एक कर परेशानियां आने लगी। यानी कुछ जानवर मेरे गांव के मरने लगे और कुछ बच्चे बीमार होने लगे। उनमें से एक मेरा भी बच्चा बीमार है और जो बच्चे बीमार होते हैं उनमें कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद जिस दिन से ये मूर्ति इस गांव में लगी, इस गांव में ये आफत आ चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि उसी महिला की आत्मा कर रही है। पुलिस वाला पूछता है कि ये मूर्ति कहाँ लगी, तो वो उस गांव के एक हिस्से में लेकर जाता है और दिखाता है कि असल में ये मूर्ति उसी महिला की है जिस महिला का तानाजी और शंभाजी ने कत्ल किया था। पुलिस ने पूछा कि ये मूर्ति क्यों उसने लगवाई है, तो ये भी इसका भी जवाब नहीं था। लेकिन ये सारी बातें इकट्ठा करके वो अपने आला अफसरान को बताता है। आला अफसरान अब उससे इसके आगे की पूछताछ करते हैं। कांस्टेबल बताता है कि उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि असल में इस मामले का जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पुलिस स्टेशन भी उस वक्त नया नया बना था, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ क्लू मिलता है। पुलिस ये चेक करती है कि कुछ साल पहले कौन सा पुलिस स्टेशन नया बना था, तो उन आला अफसरान को ये पता चलता है कि सियोन इलाका का जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ साल पहले अगर पुराने वक्त में जाए तो ये उस वक्त नया नया बना था। पुलिस को उस पुलिस स्टेशन की जानकारी मिलती है तो वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर इस तरह के मामले को चेक करना शुरू कर देते हैं। वो पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू करते हैं जिसमें कई ऐसा मामला आता है। फिर तफ्तीश के दौरान उन्हें पता चलता है कि हाँ, एक मर्डर हुआ था और वो मर्डर एक महिला जिसका नाम भानुमती ठक्कर था, भानुमती ठक्कर का कत्ल हुआ था और उसका मामला अभी तक खुल नहीं सका है। पुलिस अब उस मामले की फाइल को ढूंढना शुरू कर देती है। गोडाउन में जाती है जहाँ पर कई पुरानी फाइल पड़ी होती है। लगभग 20 घंटे लग जाते हैं उस फाइल को निकालने में। पुलिस का एक अफसर लगातार उस फाइल को ढूंढता वहाँ पर बैठा रहता, खोजता, जिसके बाद 20 घंटे की मेहनत के बाद वो फाइल भी मिल जाती। जिसके बाद पुलिस उस फाइल को पढ़ती है और ये देखती है कि आखिर पूरा मामला क्या था। पूरा मामला चेक करने में पुलिस को ये पता चलता कि हाँ, सियोन इलाके के वही वृंदावन अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर भानुमती रहती थी और उसका कत्ल हुआ और आज तक उस कत्ल का जो मामला है वो खुल नहीं सका। कातिल कौन है ये पता नहीं लग सका। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस फौरन उस व्यक्ति जो कि ये सारी खबर दिया था, यानी पुलिस का जो मुखबिर था, उसे दोबारा से पुलिस उठाती है और उठाने के बाद अब उससे दोबारा से पूछताछ करती है। जब दोबारा पुलिस के आला अफसरान उससे पूछताछ करते हैं तो वो शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुनाता है। वो कहानी सुनाता है कि असल में साहब उस वक्त उन दोनों के साथ मैं भी शामिल था, यानी तानाजी और शंभाजी के साथ मैं भी था और ये दोनों मेरे दोस्त थे और इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि एक जगह चलना है चोरी करने के लिए। तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन चोरी करने के लिए जो तारीख रखी गई थी वो दूसरे दिन की रखी गई थी। लेकिन अचानक तानाजी ने दूसरे दिन की बजाय उसी दिन चोरी करने का प्लान किया।
लेकिन मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ, फिर मेरी फैमिली को कौन देखेगा। तो मैंने उस चोरी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तानाजी और शंभाजी ने अकेले जाकर उस चोरी को अंजाम दिया और मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे वहाँ पर चोरी करेंगे। अब वो चोरी करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। जिसके बाद फिर जब मैं अपने गांव वापस आता हूँ तो गांव वापस आने के बाद फिर मुझे शंभाजी मिलता है और शंभाजी ने मुझे ये कहानी सुनाई कि उस चोरी की वजह से तानाजी काफ़ी परेशान है, उसे अलग अलग सपना आता है और उस सपने की वजह से उसने यहाँ पर इस गांव में उस महिला की मूर्ति भी बनवाई है। पुलिस को इस कहानी के बारे में जैसे ही पता चलता है, पुलिस उस गांव में जाती है। पुलिस की जो आला अफसरान है उसकी पूरी टीम के साथ उस गांव में जाती है और उसके बाद उस मूर्ति को देखती है। मूर्ति देखने के बाद हूबहू तो उस महिला से नहीं मिल रही थी, लेकिन आसपास के लोगों से उस मूर्ति के बारे में पूछा गया तो सारे लोग ये कहते हैं कि असल में ये महिला कौन है, ये वो लोग नहीं जानते। लेकिन इस मूर्ति को यहाँ पर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि तानाजी है। तानाजी अक्सर आया भी करता है और यहाँ पर इस महिला की पूजा भी किया करता है। पुलिस वालों को तानाजी का नंबर मिल जाता है। तानाजी का नंबर पे जब कॉल लगाया जाता है तो तानाजी का नंबर लगता नहीं है, पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। लेकिन फिर पुलिस को तफ्तीश के दौरान एक एड्रेस मिलता है जिस पे पता चलता है कि यहाँ पर शंभाजी रहा करता था। पुलिस वहाँ जाती है लेकिन मौके से शंभाजी भी वहाँ नहीं मिलता। लेकिन तफ्तीश के दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद शंभाजी का भी एड्रेस मिल जाता है। शंभाजी का एड्रेस नहीं मिलता बल्कि उसका नंबर मिलता है। अब पुलिस इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने की बजाय मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी से कॉन्टेक्ट करती है और कॉन्टेक्ट करने के बाद ये कहती है कि इस नंबर की जानकारी, इसका एड्रेस जो है वो एड्रेस निकाल कर दे। जो शंभाजी का नंबर था, मोबाइल कंपनी उस नंबर पे कॉल करती, कई बार ट्राई करती है लेकिन शुरुआत में नहीं लगता, जब लेकिन एक मरतबा लग जाता है तो फिर वो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए शंभाजी से कहते हैं। शंभाजी ने अपने एड्रेस को भी बता दिया। पुलिस की टीम फ़ौरन उस एड्रेस पे पहुंचती और वहां जाकर सबसे पहले शंभाजी को गिरफ्तार करती है और शंभाजी के क्लू पर, यानी बताए हुए क्लू पर, पुलिस तानाजी को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद फिर इस कत्ल के पीछे की पूरी कहानी पूछती है। तानाजी और शंभाजी गिरफ्तार हो चुके थे। अब ये सारे एक एक कर पूरी कहानी सुनाते हैं और कहानी ये थी कि जो उस घर में मेड का काम किया करती थी, वो मेड भी असल में तानाजी की पत्नी थी और वो उस घर में अक्सर तानाजी जाता था, अपनी पत्नी को छोड़ता था और वापस जब वो अपने घर आती थी साथ में लिवा कर आता था। अक्सर उसका आना जाना भानुमति के घर में था और वो रूटीन के हिसाब से आया जाया करता था और जब भी उसे पैसे की कोई ज़रूरत होती तो जो उसकी पत्नी थी वो अपनी मालकिन भानुमति से कह के उसे पैसा भी दिलवाया करती थी। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर को ये कत्ल हुआ। 12 अक्टूबर को तानाजी अपनी पत्नी को लेवाने के लिए जाता है भानुमति के घर पे और जब लेवाने के लिए जाता है तो वो भानुमति से 10,000 रुपया मांगता है उधार, कि वो 10,000 रुपया दे दे उसे, कुछ दिन के बाद वो उसे लौटा देगा। लेकिन 10,000 रकम उस वक्त बड़ी थी तो भानुमति उसके ऊपर झिड़क जाती, गुस्सा कर जाती और वो कहती है कि 10,000 नहीं। वहीं पर खड़ी उसकी पत्नी भी, यानी जो मेड थी, वो भी ये सारी बातें सुन रही थी, देख रही थी। उसे ये महसूस होता है कि ये उसकी भी बेइज्जती, इस वजह से वो वहाँ से वापस चली आती। वापस आने के बाद फिर जो तानाजी था वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है, यानी जो शंभाजी और वो तीसरा जो मुखबिर बन जाता है, ये तीनों लोग शराब के ठेके पर शराब पीते और पीने के दौरान जो तानाजी था वो सारी स्टोरी को कोट करता है और ये कहता है कि वो उस घर में जाएगा, उस घर में जितना भी पैसा वो लूटेगा और इसके लिए वो इन दोनों को भी तैयार करता है। लेकिन आखिर के वक्त में जो तीसरा व्यक्ति था वो पीछे हट जाता है, बाकी शंभाजी और तानाजी तैयार हो जाते हैं और ये उसके बाद उस घर में जाते हैं और घर में जाने के बाद क्योंकि तानाजी को वो पहले से पहचानती थी, इस वजह से वो दरवाज़ा जैसे ही खोलती है वो सबसे पहले चाकुओं से उसके ऊपर हमला करता है और उसके बाद उसे जब मार देता है तो फिर उस घर में मौजूद जितने भी जेवरात और कैश होते, लगभग 2 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो वहाँ पर मौजूद थी, वो सारी ये लोग लूटते हैं और लूटने के बाद फिर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। दरवाज़ा भी ये लोग किसी तरह से बंद करते हैं और उसके बाद फिर जब ये असल में पीछे के रास्ते से भागे थे और दरवाज़ा ये अंदर से बंद किए थे और उसके बाद जब उसकी पत्नी 2 दिन के बाद, यानी जो मेड थी, वो आती है, खुलवाती है, तो इस कत्ल का राज खुलता है। लेकिन कातिल 16 साल बीतने के बाद भी नहीं पकड़े गए थे। लेकिन वो तीसरा व्यक्ति जिसने इस डर के कारण कि उसके गांव में कई मौतें हो चुकी, जो कि मौत अननेचुरल और इस तरह से कई जानवर बीमार पड़ रहे हैं, ये अंधविश्वास ही है, बीमारी किसी भी वजह से हो सकती है,
इस अंधविश्वास के चलते 16 साल पुराना कत्ल का मामला खुल जाता है और पुलिस 16 साल के बाद तानाजी और शंभाजी को गिरफ्तार कर लेती है और अब ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।